2016 ईस्ट दिल्ली, ये वो वाला समय था जब इंडिया में टेक्नोलॉजी और इंटरनेट बहुत तेजी से टेक ओवर कर रहा था। ऑलमोस्ट हर एक इंसान के पास उस समय स्मार्टफोन हुआ करता था, लेकिन कुछ चीजें थी जो अभी आनी बाकी थी। आज हम बहुत आसानी से हर जगह, हर दुकान पे, हर पब्लिक प्लेस पे सीसीटीवी कैमरास देखते हैं, लेकिन उस समय सीसीटीवी कैमरास बहुत कम इंस्टॉल किए गए थे और कोई भी नहीं जानता था इसी ईस्ट दिल्ली के लक्ष्मी नगर में एक ऐसी वारदात होने वाली है जिसको सॉल्व करना पुलिस के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। ये एक ऐसी वारदात थी जिसने 29 जुलाई 2016 के दिन पूरी की पूरी इस दिल्ली को परेशान कर दिया था। लोगों की भीड़ इसी लक्ष्मी नगर के J&K एक्सटेंशन गली नंबर 5 पे बहुत ज्यादा उमड़ी हुई थी और वहां पे सबकी नजर रोड के बीचों बीच एक बोरे पे टिकी हुई थी और इस बोरे में कुछ ऐसा लग रहा था जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक था। और जब पुलिस को बुलाया जाता है तो क्लैरिटी मिलती है कि लोगों को जो लग रहा था असल में इस बोरे में वही है, एक लाश, एक लड़की की लाश। जहां पुलिस के पास एक टास्क तो ये था कि उनको पहचानना था कि ये लाश थी किसकी और साथ ही ये कत्ल करने वाले कौन थे। लेकिन सबसे बड़ा हाईलाइट ये था कि ये जो लाश पुलिस को मिली थी, इसका कत्ल लगभग 2 दिन पहले यानी कि 27 जुलाई को किया गया था। और इससे भी भयानक बात, जिसने ये कत्ल किया था उसने इस लाश को अपने बेड बॉक्स में डाला था, उसी के ऊपर वो सो रहे थे, उसी के ऊपर वो खाना खा रहे थे और 36 घंटे तक इसी लाश के साथ इसी कमरे में ही वो आराम से बैठे हुए थे। और ये लक्ष्मी नगर जो कि इतना भीड़ भाड़ वाला एरिया है, किसी को कानो कान खबर नहीं थी। आज का ये भयानक इंसिडेंट आपको ये बता देगा कि जब रिश्ते टूट के जुड़ने की कोशिश करते हैं तो वो पहले जैसे कभी भी नहीं रहते, और अगर आप जबरदस्ती करते हो तो उसका अंत बहुत ही ज्यादा भयानक हो सकता है। 29 जुलाई 2016 ईस्ट दिल्ली का लक्ष्मी नगर, जहां पे J&K एक्सटेंशन की 5 नंबर गली, वहां पे लोगों को एक संदिग्ध चीज दिखती है। ये चीज थी एक बोरा, और जैसा मैंने आपको बताया सब लोगों की एक्सपेक्टेशंस यही थी कि असल में इसमें एक लाश है। इसी भीड़ में से कुछ लोग इसी ईस्ट दिल्ली के शकरपुर पुलिस स्टेशन में कॉल लगाते हैं और पुलिस को बिना देरी किए वहां पे बुलाया जाता है। पुलिस वहां पे पहुंचती है और अपने साथ फोरेंसिक टीम भी वो लेके आए थे। पुलिस के वहां पहुंचने के बाद जैसे ही इस बोरी को थोड़ा सा खोला जाता है तो क्लैरिटी मिलती है, ये लाश एक लड़की की थी। लेकिन भयानक पार्ट ये था कि लाश का चेहरा बहुत बुरी तरह से खुरचा गया था ताकि ये पुलिस की पहचान में ना आ सके, और जिसकी वजह से जब लाश का ही पता नहीं चलेगा तो ये कैसे पता लगाया जा सकेगा कि आखिरकार ये कत्ल किया किसने है। अब अगर इस तरह का कुछ अब के समय यानी कि 2026 में होता तो पुलिस के पास बहुत सारे डिजिटल एविडेंसेस हो सकते थे, लेकिन उस दौरान ज्यादा कुछ पुलिस के पास था नहीं। सिर्फ एक कॉल रिकॉर्ड्स और किसी की लाइव लोकेशन, इन्हीं चीजों को वहां से खंगाल के निकाला जा सकता था। लेकिन अगर पुलिस ये भी देखने पे आती कि इस गली के अराउंड से कितने लोग गुजरे हैं और उनकी लाइव लोकेशंस भी देखती, तो ईस्ट दिल्ली में 2016 में भी एक सड़क से एक दिन में हजारों लोग यहां वहां जाते हैं। पुलिस किस किस को तराशती। अब पुलिस को कुछ और ट्राई करना पड़ना था। बहुत सारी प्लानिंग्स करने के बाद पुलिस फाइनली एक निष्कर्ष पे आती है। ये जो लाश जिस जगह पे मिली थी यानी कि लक्ष्मी नगर, इसके आसपास के पुलिस सारे के सारे रेंटेड अपार्टमेंट्स, घर या फिर इस तरह की कोई भी जगह जहां कोई भी शख्स बाहर का रह रहा हो या फिर वहां का ही रह रहा हो, उनको पुलिस देखना शुरू करती है। पुलिस का प्लान ये था कि वो ये चेक करेंगे कि जब ये कत्ल हुआ या फिर जब ये लाश डिस्कवर हुई उस समय वो कौन कौन लोग थे जो उस एरिया को छोड़ के गए हैं या फिर जिसके बाद से उनका अपार्टमेंट या फिर घर खाली पड़ा है। पुलिस थोड़ी देर लगाती है, इस लक्ष्मी नगर के सारे फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स और घर चेक किए जाते हैं, और इसके बाद पुलिस के हाथ फाइनली एक पेपर आता है जहां पे कुछ लोगों की लिस्ट थी जो कि लक्ष्मी नगर में रहते थे लेकिन उस दौरान वहां पे थे नहीं। अब जो भी ये लोग थे जो रेंटेड अपार्टमेंट्स में रहा करते थे या फिर फ्लैट्स में रहा करते थे, पुलिस उनके ऑनर्स के पास जाती है और ये पूछना शुरू करती है कि इन जगहों पे कौन लोग रह रहे थे और आखिरकार वो अब गए कहाँ हैं। पुलिस को सबकी क्लैरिटी मिलना शुरू होती है। फोन करके पुलिस इन बातों को कंफर्म भी करती है, लेकिन इसी दौरान उनको एक फ्लैट के बारे में पता चलता है, और ये जो फ्लैट था, इस फ्लैट पे उसी दिन लॉक लगा था जिस दिन ये लाश लक्ष्मी नगर में डिस्कवर हुई थी। और बस उसके बाद पुलिस को थोड़ी सी क्लैरिटी दिखना शुरू हो जाती है।
इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये लकी विनर पर्सनली मुझसे बात भी कर चुका है और 3000 रुपए का प्राइज भी जीत चुका है। ये हमारे चैनल का नया सेगमेंट है जिसका नाम है ट्रेडिंग मिनट। यहाँ मैं रेगुलरली अपने ट्रेडिंग आइडियाज को टेस्ट करता रहता हूँ और साथ ही अपने सब्सक्राइबर्स को रियल मनी भी गिव अवे करता हूँ। तो अगर आप भी गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। आज मैं एप्पल स्टॉक में ट्रेडिंग करके 3000 बनाने की कोशिश करूंगा और ये देखो कितना इजी था, 3000 बन भी गए और आप में से किसी लकी सब्सक्राइबर को मैं ये 3000 गिव अवे भी करने वाला हूँ। गिव अवे के रूल्स बिल्कुल सेम रहेंगे, अगर आप भूल गए तो वीडियो के एंड तक बने रहना, मैं एंड में फिर से बताऊंगा। तो चलिए अब ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या हम एक और 5000 का प्रॉफिट बना सकते हैं। और ये हमने 5000 का प्रॉफिट बना लिया, विच मींस गिव अवे डेफिनेटली होने वाला है। मैं नेक्स्ट एपिसोड ऑफ ट्रेडिंग मिनट में गिव अवे विनर को अनाउंस करूंगा। बाय द वे, आप पॉकेट ब्रोकर पे क्रिप्टो करेंसी के थ्रू भी डिपॉजिट और विड्रॉल कर सकते हो। ये फास्ट भी है, कन्वीनियंट भी है और इस पे विड्रॉल फीस भी नहीं लगती। आप पॉकेट ब्रोकर पे 0 विड्रॉल फीस के साथ अपने फंड्स विड्रॉल कर सकते हो और खास बात, प्रोसेस के हर स्टेप पे आपको कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी मिलती है। गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए मेरे रेफरल लिंक से पॉकेट ब्रोकर पे साइन अप करो और रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मेरा प्रोमो कोड VKHL एंटर करना बिल्कुल भी मत भूलना। उसके बाद मिनिमम 1000 डिपॉजिट करो, अपने रियल अकाउंट से कुछ ट्रेड्स करो और अपनी अकाउंट आईडी मेरे पिन्ड कमेंट के नीचे कमेंट कर दो। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। पुलिस को पता चलता है किसी लक्ष्मी नगर में एक शख्स था जिसका नाम फिरोज खान और उम्र 29 साल। वो एक फ्लैट लेके वहां पे रह रहा था और उसके साथ उसकी एक लिव इन पार्टनर रहती थी जिसका नाम था सुमन और ज्यादातर लोग उसको पूजा कह के बुलाते थे। इसकी उम्र 27 साल थी। ये लोग पुलिस को बताते हैं कि ये जो कपल है ये उसी दिन से गायब है और उनकी कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, या फिर ये कहें कि कोई भी डिटेल्स ऑनर के पास है ही नहीं। इनफैक्ट इन दोनों ने इसके बाद से ये अपार्टमेंट ही छोड़ दिया था। अब पुलिस को सिर्फ इन दोनों पे डाउट था क्योंकि बाकी जो ज्यादातर लोग इस समय अपने फ्लैट में नहीं थे, घर पे नहीं थे। उनकी एक्सप्लेनेशन पुलिस के पास थी, वो कहां पे हैं, पुलिस को ये सब पता था। अब यहाँ पे डाउट्स बहुत सारे थे कि कहीं फिरोज ने सुमन का कत्ल तो नहीं कर दिया किसी लड़ाई झगड़े के चलते, क्योंकि उस दौरान इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स सामने आ रहे थे जहां पे किसी कपल के बीच में कहासुनी होती और किसी को गुस्से में पता भी नहीं चलता, लेकिन अक्सर लोग कत्ल कर देते। इसी के चलते अब पुलिस का मेन फोकस था फिरोज खान पे, क्योंकि वो जानते थे ये लाश एक लड़की की है और हो ना हो फिरोज खान का इससे कुछ ना कुछ लेना देना तो जरूर है। बिना देरी किए पुलिस ये जो फ्लैट का ऑनर था उससे फिरोज का कॉन्टेक्ट नंबर लेती है, उसको ट्रेस करने की कोशिश की जाती है, उससे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन फिरोज बहुत शातिर था क्योंकि उसका नंबर स्विच्ड ऑफ आ रहा था। अब इस तरह के केसेस में होता क्या है, कभी कभार इस तरह के केसेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्लू वो नहीं होता जो पुलिस को इस इंसिडेंट वाली जगह पे मिलता है, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट क्लू वो होता है जो इंसिडेंट वाली जगह से इस इंसिडेंट के बाद से गायब हो चुका होता है। और यही कुछ इस केस में भी पुलिस को दिख रहा था और इन सारी बातों पे मोहर लगा रहा था फिरोज का नंबर स्विच्ड ऑफ होना। अब पुलिस पूछती है कि जिस शख्स ने पहली बार ये बोरा इस रोड पे देखा था, इस गली पे देखा था, उसने उसको कितने बजे देखा था। अब पुलिस को जब इस टाइम के बारे में पता चलता है जो कि 29 जुलाई की सुबह का था, तो उसके बाद पुलिस उस लोकेशन पे इस टाइम फ्रेम में जो भी नंबर्स मूव हुए थे उनको चेक करना शुरू करती है और बस वहीं पे क्लैरिटी और भी मिलना शुरू हो जाती है, क्योंकि फिरोज का नंबर इस समय इसी लोकेशन को बता रहा था। मतलब बात क्लियर थी कि फिरोज खान का इस सब से कुछ ना कुछ लेना देना तो जरूर था, लेकिन मुश्किल बात यह थी कि पुलिस को पता लगाना था कि आखिरकार अब फिरोज खान है कहाँ। कहीं वो दिल्ली से बाहर तो नहीं चला गया या फिर कहीं वो इंडिया से बाहर तो नहीं चला गया। थोड़ी ही देर में जैसे ही पुलिस को क्लैरिटी मिलती है, पुलिस के हाथ फिरोज की फोटोग्राफ्स लगना शुरू होती हैं। तो उसके बाद पुलिस हर जगह पे, हर एक पुलिस स्टेशन में ये इंटेल देती है और इसके बाद पुलिस ये मैसेज देती है कि फिरोज खान जहां भी मिले उसको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाए। शायद यही कारण था जिसकी वजह से फिरोज खान दिल्ली से बाहर नहीं जा पाया था। पुलिस इसके बाद अपने मुखबिर हर जगह घुमाना शुरू कर देती है और फॉर्चुनेटली पुलिस के हाथ 2 अगस्त यानी कि इस इंसिडेंट के सिर्फ 3 दिन के बाद ही एक इंटेल आती है और जिसके चलते पुलिस गणेश नगर पहुंचती है। वहां पे एक फ्लैट था, उसका दरवाजा खटखटाया जाता है। अब दरवाजा खोलने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि फिरोज खान ही था। पुलिस उसको अरेस्ट करने ही वाली थी। उनको लग रहा था इसने सच में सुमन का कत्ल कर दिया है, लेकिन थोड़ी ही देर में सुमन भी पीछे से आती है और यहाँ पे पुलिस को समझना है कि आखिरकार ये सारा मैटर है क्या। जब इस अपार्टमेंट के ओनर से बात की जाती है तो वो ये कहता है कि इन दोनों ने हमें ये बताया था कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और वो
पति पत्नी बन के ही वहां पे रह रहे थे। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिरकार फिरोज खान भाग क्यों रहा था? कहीं उसने सच में ये कत्ल तो नहीं किया था? और अगर कत्ल किया था तो ये दोनों लिव इन में रहने वाले पार्टनर तो इकट्ठे थे, कत्ल किया किसका था? खैर, इसके बाद शकरपुर पुलिस इन दोनों को अरेस्ट करती है और पुलिस स्टेशन लेके जाया जाता है। और वहां पे जैसे ही इनसे पूछताछ होनी शुरू होती है, दोनों पुलिस को ज्यादा परेशान किए बिना ही सब कुछ कबूलना शुरू करते हैं। और जो क्लैरिटी आती है वो अपने आप में ही बहुत अजीब थी, बहुत भयानक थी। सबसे पहले पुलिस ये जानना चाहती थी कि जिसका कत्ल हुआ है उसका नाम क्या है, वो कौन है। पता चलता है उस लड़की का नाम है हलीमा, जिसकी उम्र थी 29 साल। लेकिन अब सवाल ये था कि ये हलीमा थी कौन? पुलिस यही पूछना शुरू करती है और एक शॉकिंग खबर और भी सामने आती है। पता चलता है हलीमा कोई और नहीं थी बल्कि फिरोज खान की पत्नी थी और इन दोनों की शादी लगभग 12 साल पहले हो चुकी थी। आखिरकार सच्चाई थी क्या? अब इसके बाद फिरोज खान सब कुछ पुलिस को क्लियरली बताना शुरू करता है। वो पुलिस को बताता है कि फिरोज खान और हलीमा की शादी 2004 में हुई थी असम में, और इसके बाद वो अगले लगभग 8 साल तक इकट्ठे रहते हैं, खुशी खुशी रहते हैं। इस सब के दौरान रोजगार की तलाश में वो ईस्ट दिल्ली में शिफ्ट हुए थे, जहां पे एक होटल में वो दोनों पार्ट टाइम वेटर और वेटर्स का काम कर रहे थे। जिंदगी काफी हद तक सॉर्टेड थी। लेकिन इसी सब के दौरान 2012 के आसपास हलीमा को कोई और पसंद आना शुरू हो जाता है और थोड़ा ही वक्त लगता है हलीमा फिरोज खान से उस शख्स पे शिफ्ट हो जाती है, जिसके बाद धीरे धीरे हलीमा फिरोज खान के साथ रहना भी बंद कर देती है। अब इसके बाद फिरोज खान अकेला था। जिस होटल में वो काम करता था वहां पे पूरी शिद्दत से काम कर रहा था, लेकिन वहीं पे उसकी मुलाकात हुई थी सुमन से। असल में वो सुमन को पहले से भी थोड़ा बहुत जानते थे, जब हलीमा भी फिरोज के साथ इसी होटल में रहा करती थी। धीरे धीरे जैसे ही हलीमा अलग हुई थी, फिरोज खान सुमन के करीब आना शुरू हो जाता है। थोड़ा ही वक्त बीतता है और दोनों डिसाइड करते हैं लिव इन में रहने का। 2015 के सितंबर मंथ में फिरोज और सुमन दोनों एक साथ शिफ्ट हो जाते हैं इसी लक्ष्मी नगर में, जहां पे वो पिछले 10 महीनों से बहुत शांति से रह रहे थे। लेकिन ये ट्विस्ट इनकी जिंदगी में अब आया क्यों था? ट्विस्ट लाने वाला इंसान कोई और नहीं था बल्कि हलीमा खुद ही थी। हलीमा जब अपने दूसरे पार्टनर के साथ शिफ्ट हो चुकी थी, कुछ मंथ्स उसके साथ रहने के बाद उनकी जमती नहीं है और वो फैसला करती है वापस फिरोज खान के पास जाने का। अब वो उसी होटल में पहुंचती है जहां पे वो काम किया करती थी। फिरोज खान का एड्रेस लेती है और वहीं पे पहुंचती है, लेकिन वो जानती नहीं थी कि इस फ्लैट की सच्चाई क्या है। जैसे ही वो इस फ्लैट के अंदर एंटर करती है, वो देखती है फिरोज खान अकेला नहीं है बल्कि सुमन भी पहले से ही वहीं पे है। अब हलीमा और सुमन की बनती नहीं थी। वो पहले से ही एक दूसरे को जानती थी और दोनों एक दूसरे से नफरत किया करती थी। इसी नफरत ने यहाँ पे बहुत बड़े गुस्से का रूप ले लिया। हलीमा बहुत गुस्सा हो जाती है। वो फिरोज को डांटना शुरू करती है, सुमन के साथ झगड़ना शुरू करती है और इसी गुस्से में हलीमा जो शॉल अपने साथ लेके आई थी, ये दोनों मिलके इसी फ्लैट के अंदर उसका गला घोंटते हैं और उसकी जान ले लेते हैं। लेकिन उनके लिए ये बड़ा टास्क नहीं था हलीमा को मारना, बल्कि इससे बड़ा टास्क था उसकी लाश को ठिकाने लगाना। क्योंकि लक्ष्मी नगर का ये एरिया जहां पे वो दोनों रह रहे थे वो बहुत ही ज्यादा लोगों से भरा हुआ था। बहुत सारे बाहर के लोग जो कि जॉब करने दिल्ली में आते थे वो वहीं पे रहा करते थे, और एक लाश को अगर वो वहां से लेके जाते तो कुछ भी हो जाता, वो पकड़े ही जाते। इसी के चलते वो पहले प्लानिंग प्लॉटिंग करना शुरू करते हैं। लेकिन इस दौरान इस लाश को कहीं तो रखना ही पड़ना था। वो अपना बेड बॉक्स खोलते हैं जिस बिस्तर पे वो हर रात सोया करते थे, और इसी बेड बॉक्स के अंदर इस लाश को वो रख देते हैं। इसके बाद 36 घंटे ये लाश इसी बेड बॉक्स में रहती है। इस दौरान वो इसी बिस्तर पे सोते हैं, इसी बेड पे बैठ के खाना खाते हैं और इसी बेड पे वो दोनों हम बिस्तर भी होते हैं। लेकिन इस दौरान भी उनकी ये प्लानिंग प्लॉटिंग चल ही रही थी। लेकिन जब 36 घंटे बीत जाते हैं तो धीरे धीरे ये जो लाश थी इसमें से बदबू आनी शुरू हो जाती है, और अब वो जानते थे कि अगर ये बदबू बाहर जाती है तो लोग परेशान होंगे, सस्पिशियस हो जाएंगे और हो सकता है वो दोनों पकड़े भी जाएं। इसी के चलते बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करके जब उनको कोई क्लैरिटी नहीं मिलती है तो उसके बाद फिरोज खान मार्केट जाता है, वहां से एक बोरा लेके आता है और उसी में इस लाश को वो रख देते हैं। लेकिन वो ये भी जानते थे कि अगर लाश पुलिस के हाथ लगती है, जो कि काफी हद तक पॉसिबल ही था क्योंकि उनका प्लान ही ये था कि इस लाश को वो सड़क पे ही फेंक जाएंगे। इसी के चलते वो जानते थे अगर पुलिस के हाथ लाश लग जाएगी, उनको पता चल जाएगा कि ये हलीमा है,
तो कहीं ना कहीं वो फिरोज खान तक पहुंच ही जाएंगे। और इसी वजह से हलीमा की लाश को इस बोरे में डालने के बाद उसका चेहरा फिरोज ने बहुत बुरी तरह से बिगाड़ दिया था, ताकि ये लाश पुलिस की पहचान में आ ही ना सके। और उसके बाद वो बहुत आराम से जाते हैं, इस बोरे को उठा के नीचे लेके जाते हैं और जहां पे उनको खाली जगह दिखती है वहीं पे इस बोरे को फेंक देते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उस समय बहुत सारे सीसीटीवी कैमराज नहीं हुआ करते थे, बहुत गिनी चुनी जगहों पे ही कैमराज इंस्टॉल किए गए थे और वो जानते थे इस तरह का कोई भी एविडेंस पुलिस के हाथ लग ही नहीं सकता। और वैसा ही हुआ भी था। शुरू के कुछ घंटे वो पुलिस को चकमा देने में सफल हो भी गए थे, लेकिन कहा भी जाता है कि जब पुलिस अपनी आई पे आ जाती है, पूरी शिद्दत से काम करती है, तो चाहे कातिल कहीं भी क्यों ना छुपा हो, पुलिस उसको पकड़ के निकाल ही लेती है। एक टूटा हुआ रिलेशनशिप, जेलेसी और एक ऐसी सिचुएशन जो कि हद से बाहर हो जाती है और वो थोड़ी ही देर में एक कत्ल का रूप ले लेती है। हलीमा की जिंदगी उसी दिन के बाद से खत्म हो गई और दूसरी तरफ फिरोज और सुमन, उनकी जिंदगी भी उस दिन के बाद पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रही। वो जिंदा तो हैं लेकिन ढंग से जी नहीं पा रहे। इसलिए कहा जाता है कि जो रिलेशनशिप एक बार खत्म हो जाए उसको दोबारा से उस तरह का नहीं बनाया जा सकता, और अगर कोशिश की जाए तो रिजल्ट कुछ इस केस की तरह भी हो सकता है। आप सब अपना ध्यान रखें। सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।